शुक्रिया आप सभी का यहाँ मौजूद रहने के लिए, अशोक जी का और साथी कवियों का। पहली कविता जो यहाँ पढ़ने वाला हूँ वो दरअसल किशोरावस्था की एक स्मृति पर है। और जैसा कि मेरा मानना है कि कविताओं में तो हम चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, उनकी परछाइयों को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस कविता का शीर्षक है बड़े पापा की अंत्येष्टि। छोटी सी कविता है शुरुआत के लिए। मार्केस का एक नॉवेला है बिग मामा's फ्यूनरल, बड़ी माँ की अंत्येष्टि, और इस कविता का शीर्षक है बड़े पापा की अंत्येष्टि। थोड़ा सा उनसे इंस्पिरेशन है, लेकिन सिर्फ शीर्षक और कहीं नहीं। फूल चढ़ाने के बाद उस लाश को घेर कर हम खड़े हो गए थे, सम्मान से सिर झुकाए उसका चेहरा निहारते। हम में से कई को लगा कि पल भर को लाश के होंठ हिले थे। हाँ, हम में से कई को लगा था वैसा, पर हम चुप थे। एक ने उसके नथुनों के पास उंगली रखकर जांच भी लिया था। उसके दाह के हफ्तों बाद भी लोगों में चर्चा थी कि मरने के बाद भी उस लाश के होंठ हिले थे। कैफे चलाने वाली एक बुढ़िया जो रिश्ते में उसकी कुछ नहीं लगती थी, बिना किसी भावुकता के एक रोज उसने मुझसे कहा, मुझे विश्वास था वो आएगा, मरने के बाद भी आएगा, अपना अधूरा चुंबन पूरा करने जरूर आएगा। 53 साल पहले जब वह 17 का था, गली के पीछे टूटे बल्ब वाले लैंप पोस्ट के नीचे एक लड़की का चुंबन अधूरा छोड़कर भाग गया था। ये एक दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है बहने का जन्मजात हुनर। बहना, ड्रिफ्टिंग। बहने का जन्मजात हुनर। जिन स्कूलों में गया वहां केवल तैरना सिखाया गया, डूबने का हुनर मैंने खुद विकसित किया। बहना मैंने कभी नहीं सीखा। मैं इतना हल्का था हमेशा कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कहीं भी बह सकता हूं, तुम्हारे कंठ से निकले गीतों में भी। बह जाने की वफादारी मुझ में भरपूर है। मैं एक उदास चिड़िया का पंख हूं जो इसके प्रेमी के ठोंगा मारने से टूटा। मैं घास का वो तिनका हूं जिससे एक अल्हड़ लड़की ने एक संजीदा किशोर के कानों में गुदगुदी की थी। मैं पंख की तरह बहा, तिनके की तरह बहा, तुम्हारी सोच में बहा, बातों की लोच में बहा। एक बारिश जिसका सरनेम फुहार था, एक बारिश जिसका सरनेम फुहार था, शादी के बाद मूसलाधार हो गया। उसके पानी में मैं कागज की नाव की तरह बहा। उसके पानी में मैं कागज की नाव की तरह बहा। जैसे बह बह कर 7 समंदर पहुंच जाता है एक बीज और उग जाता है। जैसे बह बह कर 7 समंदर पार पहुंच जाता है एक बीज और उग जाता है। तुम्हारे मन के भीतर बहते बहते मैं किसी और के मन में उग गया। जब कभी हवा में बहा, उसे हवा की नदी कहा। जब कभी हवा में बहा, उसे हवा की नदी कहा। आंख की नदी, बात की नदी, शवासन में लेटकर रात की नदी में बहा। कभी नहीं भूला उन नदियों जिनकी देह पर मेरे बहने के रेखा चित्र हैं। कभी नहीं भूला उन नदियों को जिनकी देह पर मेरे बहने के रेखा चित्र हैं। जब अपने आप उगता है मेरी हथेलियों पे पसीना,
जब अपने आप उगता है मेरी हथेलियों पे पसीना, नदी का पानी मेरी देह के पानी से संवाद करता है। ये एक छोटी सी कविता है और इसका शीर्षक है अब की स्मृति। एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर थे ल्योतार, उनका वाक्य है जो इस कविता में भी आता है। उस वाक्य से ये शीर्षक निकला है और ये कविता समर्पित है स्पेनिश भाषा के कवि थे एडुआर्डो चिरिनोस, पेरू के रहने वाले थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हमारे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन 5-6 साल से हमारे बीच में बहुत लंबा पत्र संवाद ईमेल के ज़रिए चलता था। और जैसा कि ईमेल में होता है कि मैंने उन्हें ईमेल किया और जब वो फुर्सत में होंगे तब जवाब देंगे, और जब उन्होंने मुझे ईमेल किया तो जब मैं फुर्सत में होऊंगा तब जवाब दूंगा। और पिछले साल ऐसा हुआ कि 18 फरवरी को एक ईमेल आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ किताबें भेज रहा हूँ और मुझे ये कुछ चीज़ें जाननी हैं, तुम तुरंत मुझे इनका जवाब दो। और मैं सफ़र में था, मैंने ईमेल अपने मोबाइल पर पढ़ा और सोचा कि जब मैं भोपाल लौटूंगा तो इनको जवाब दे दूंगा। और 20 तारीख को उनका निधन हो गया। वो बहुत लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। तो ये कविता उन्हीं की स्मृति में उनसे जो कुछ बातें हुई थी उन्हीं को याद करते हुए लिखी गई थी। अब की स्मृति। नीचे के कमरे में एक मोमबत्ती जलता छोड़ आया था। लौटूंगा तो उसकी रोशनी में 4 लाइनें पढ़ूंगा। लौटने से पहले ही मोमबत्ती बुझ चुकी थी। वे 4 लाइनें मासूमियत की तरह मिट चुकी थीं। मेरे साथ इस तरह चलते हो तुम, जैसे रेलगाड़ी की खिड़की से झांक रहे बच्चे के साथ चलता है चांद। एक दिन मैं बालकनी में खड़ा हो गया, आसमान की ओर अपना रुमाल हिलाने लगा। जो लोग मुझे अलविदा कहे बिना चले गए, वे बहुत दूर से भी मेरा रुमाल पहचान लेंगे। मेरे रुमाल में अपने आंसू वे इस तरह छोड़ गए हैं जैसे आदि मानव छोड़ गए गुफाओं की दीवारों पर खुरचे हुए चित्र। ल्योतार कहता था, हर वाक्य एक अब होता है। Every sentence is a now. ल्योतार कहता था, हर वाक्य एक अब होता है। नहीं, दरअसल वह अब की स्मृति होता है। हर स्मृति एक कविता होती है। हमारी किताबों में अनलिखी कविताओं की संख्या ज्यादा होती है। मोहसिन नकवी की एक गज़ल है, गुलाम अली ने गा के उसे अमर कर दी और हम सब ने सुनी हुई है। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। शीर्षक वहीं से लिया गया है। बहुत सारी रातें मैंने काम करके बिताई हैं, लिखते हुए, पढ़ते हुए। हमेशा अकेला ही रहा, इसलिए महज खुद से लड़ते हुए। लेकिन मैं याद करता हूं उन रातों को जब मैंने कुछ नहीं किया, पैरों को मेज पे फैला के बैठा, दीवार पर बैठे मच्छर को बौद्ध दर्शन की किताब से दबा दिया। आचार्य नरेंद्र देव की किताब बौद्ध दर्शन जो 1000 पेज की किताब है। दीवार पर बैठे मच्छर को बौद्ध दर्शन की किताब से दबा दिया। कांच के गिलास को उंगलियों से खिसका कर फर्श पर गिरा दिया, महज ये जानने के लिए कि चीजों के टूटने में भी संगीत होता है। एक रात बरामदे में झाड़ू लगाया और उसी बहाने आधी सड़क भी साफ कर दी। किताबों से धूल हटाने की कोशिश की तो जाना साहित्य और धूल में वर वधू का नाता है। बाकसम इस बात ने मुझे थोड़ा विनम्र बनाया। मैंने धूल को साहित्य और साहित्य को धूल जितना सम्मान देना सीखा। कुछ गोपनीय अपराध किए, जैसे
30 साल पुरानी एक लड़की को फेसबुक पे खोजता रहा और जाना कि पुरानी लड़कियां ऐसे नहीं मिलती, शादी के बाद भी अपना नाम और सरनेम दोनों बदल लेती हैं। सीटी बजाते हुए सड़कों पर तफरीह की और एक बूढ़े चौकीदार के साथ सूखी टहनियां तलाशी ताकि वह अलाव ताप सके। एक रात जब सिगरेट खत्म हो गई तब बड़ी मेहनत से ढूंढा उसी चौकीदार को। उसने मुझे पहचान लिया और अपनी बीड़ी का आधा बंडल मुझे दे दिया। एक औरत से मैंने सिर्फ एक वक्त की रोटी का वादा किया था। एक औरत से मैंने सिर्फ एक वक्त की रोटी का वादा किया था। जवाब में दूसरे वक्त वह भूखी रहती थी। आधी रात मैं उसे कार में बिठाता और शहर से बहुत दूर ढाबे में ले जाता। वो आधी अंगड़ाई जितनी थी, आधी रोटी जितनी, आधी खुली खिड़की जितनी, आधे लगे नारे जितनी। खाना खाने के बाद हम प्रॉपर्टी के रेट्स पे बहस करते और मिट्टी पर मंटो का नाम लिखते थे। एक रात एक पुलिस वाले ने मुझे जोर से डांटा कि क्यों घूम रहा है इतनी रात को। इतने प्यार से नहीं डांटा था। एक रात एक पुलिस वाले ने मुझे जोर से डांटा कि क्यों घूम रहा है इतनी रात को। मैंने भी उसे चमका दिया कि लोग मुझे हिंदी का बड़ा कवि मानते हैं तो मुझे ऐसे डांट नहीं सकते। बिफर के वो बोला, साले 4 डंडे मारूंगा तेरे पिछवाड़े, घर जाके सो जा। मैंने उसके साथ बैठ के 3 सिगरेटें पी। वो इस बात से परेशान था कि उसका साहब एक नंबर का चमड़ी है और वह अपनी बेटी को पुलिस में नहीं आने देगा। अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के वह मुझे घर छोड़ आया। एक रात जब मैं पैदल भटक रहा था, कुछ कुत्ते भौंकने लगे मुझ पर। मैंने दोस्तोवस्की का एक हार्ड बाउंड मोटा उपन्यास उन्हें दे मारा, पर कुछ पल बाद ही कुत्ते फिर से भौंकने लगे। मैंने सोचा फ्योदोर हमेशा नाकाम ही रहेगा और कहा ये दुनिया माइला नामिया डसाल्ट का गांडू बगीचा है। नामदेव डसाल्ट मराठी के बहुत बड़े पोएट थे और उनकी किताब का कविता संग्रह का शीर्षक था गांडू बगीचा। और जितना भी अजीब सुनने में लगे, लेकिन मुंबई में दादर नाम की एक जगह है, वहाँ 5 गार्डन नाम का एक गार्डन है, उससे बिल्कुल लगा हुआ ये गार्डन भी है। बहुत बदनाम जगह है ये। अशोक जी ने जो समवाय किया था भोपाल में 1 साल पहले, उसमें हसाल ने वो कविता सुनाई। क्या बात। हम लोग जिन गलियों से गुजरते हैं बाद में पता चलता है कि अशोक जी पहले से गुजर चुके हैं। उन्होंने मराठी में सुनाई थी और सुंदर जी ने उसका हिंदी अनुवाद। अद्भुत कविता है वो। मन ही मन सोचा दुनिया माइला नामिया डसाल का गांडू बगीचा है। जिन रातों को मैंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी, कुछ कवियों को सराहा, कई पे नाक भौं सिकोड़ी, जिन रातों को बैठकर मैंने अपनी कविताएं सुधारी, गद्य लिखे, मैं उन रातों को कभी याद नहीं करता। नहीं वे चीजें मुझे याद आती हैं जो मैंने लिखी हों। वे बेशक भूल जाने लायक हैं, पर जो चीज मैं नहीं भूल पाता वह है अपनी रातों की आवारगी। न पैसा, न दमड़ी, न किताब, न कविता। जब मरूंगा छाती से बांध के ले जाऊंगा ये अपनी आवारगी। और हाँ, जाने कितनी रातें मैंने छत पे गुजारी हैं। कभी रेलिंग से टिक कर धुआं उड़ाते, कभी नंगी फर्श पे चित लेटे आकाश निहारते। खुद से कहा है बारहा, लोग तुम्हें कितना भी रूमानी कहें गीत चतुर्वेदी, आंसू, गुलाब और सितारे से कभी बेवफाई मत करना। कविता खराब बन जाए वांदा नहीं, पर दिल को इन्हीं तीनों से मांझना हमेशा साफ रहेगा। अंततः खुद कवि को ही करनी होती है अपनी बेचैनियों की हिफाजत।